आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं और 19 अप्रैल से लोकसभा इलेक्शन शुरू हैं। 7 फेजेस में इलेक्शन होंगे, आपको दिख ही रहा है सामने। विधानसभा भी 4 राज्यों में इलेक्शन होंगे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो 4 जून को रिजल्ट आएगा। 19 अप्रैल से 1 जून तक फेज वाइज इलेक्शन पूरे देश में कंडक्ट करवाए जाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है कल से, जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे क्या ये इलेक्शन जो है वो इतना क्या होगा। बीजेपी, कांग्रेस, थंबनेल में मत जाइएगा, सारी पार्टीज रेस में हैं, बट इंडिया अलायंस क्या ये बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? पहली बात, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। ठीक है, डू कमेंट इन द कि इस बार कौन जीतने वाला है। अब देखिए, फिलहाल तो बीजेपी का पलड़ा भारी लगता है, नो डाउट, इसमें तो कोई संशय नहीं है। 2014 में जब इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी ने 283 सीटें जीती थी। 545 सीटें हैं, 272 चाहिए आपको, है ना, जादुई आंकड़ा 273। तो पिछली बार 283 सीटें 2014 में जीती गई थी। 2019 में 20 और 303, और ये खाली बीजेपी की बात मैं कर रहा हूं, एनडीए तो आप भूल जाइए, एनडीए तो पूरा अलायंस है, वो तो अलग ही है। तो सिर्फ बीजेपी ने अपने दम पे ही बहुमत हासिल की थी। 2014-2019 10 साल हो गए हैं। तो आमतौर पे जब इतना समय हो जाता है तो एक एंटी इनकम्बेंसी चलती है, ये हर किसी के साथ होता है। क्या नरेंद्र मोदी के साथ भी ये होगा? कुछ मुद्दे हैं। इंडिया अलायंस स्ट्रगल कर रहा है, तगड़े से स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। क्या मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, पहले हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो राम मंदिर था। आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन पूरी दुनिया राममय हो गई। यह बहुत बड़ा मुद्दा था, पूरी दुनिया ने इसको कवर किया, राम मंदिर को, अयोध्या राम मंदिर को, और राम मंदिर बनके तैयार हो गया। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदा है, प्लस पॉइंट। 3 मैनिफेस्टो में 3 वादे किए गए थे। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि उत्तराखंड में भी अभी लागू हुआ, 370 हट गया, और राम मंदिर जो बन गया। ठीक है, ये 3 वादे किए थे, है ना। अच्छा, इंडिया अलायंस के लिए जैसे बहुत सारे जो ऑपोजिशन है वो यहां पे गए नहीं थे। मुझे लगा ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं था। अयोध्या में चलो नहीं जाते, बट अयोध्या में ही रह के आपको अपोज करना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदा है और एक बहुत बड़ा बूस्ट है, जो भी हो। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान इस बार बीजेपी के लिए नहीं होने वाला है, ना ही इंडिया अलायंस के लिए होने वाला है। इलेक्शन में नरेंद्र मोदी, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बीजेपी गजब की इलेक्शन मशीन है, तगड़ी मशीन है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ये एक बहुत बड़ा, भी आगे आने वाले 45 दिनों में जब तक वोटिंग नहीं होती है 19 अप्रैल तक, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। आप देखिएगा, बहुत सारे न्यूज चैनल्स अब एक के बाद एक इंटरव्यूज होंगे, नेताओं के इंटरव्यूज होंगे। अब ये होगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर रेड पड़ी और उन्होंने अगले दिन ही चंदा दे दिया, तो इसमें सवाल जो है वो खड़े होंगे। हालांकि इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी नपेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को गया। फिर फार्मर प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन, यह भी एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनने वाला है कि किसान जो अभी आंदोलन कर रहे हैं उनका कोई भी तोड़ नहीं निकला है। चंडीगढ़ में जो हुआ यह भी एक मुद्दा बनने वाला है। ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं कि चंडीगढ़ में जब ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट्स द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, बड़ा मुद्दा जो है वो बनेगा। ठीक है, और राम मंदिर तो है ही है बड़ा मुद्दा। तो ये अभी इस बार देखिए, 2019 में हमको नहीं भूलना चाहिए कि बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, 370 को खत्म किया गया था, तो वो एक वेव चली थी। इलेक्शन से पहले इमीडिएट कॉज एक होता है कि कुछ ऐसा हो गया और एकदम से रुझान जो है वो बदल जाएंगे। अब नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, नो डाउट। कई बार ये उठता है सवाल कि मोदी नहीं तो और कौन, किसको आप पीएम बनाओगे? कई बार आपने देखा होगा कौन है, और तो ये है डेवलपमेंट,
क्या एक मुद्दा होगा? स्कीम्स, बीजेपी ने जो स्कीम्स दी है उसका प्रचार प्रसार होगा। अब क्या ऑपोजिशन उसको काउंटर कर पाएगी विद फैक्ट्स एंड डेटा, वो तो देखना पड़ेगा। और बीजेपी अपने फैक्ट्स और डेटा जो है वो आराम से उसको पेश करेगी। वंदे भारत हो, चाहे उज्ज्वला स्कीम हो, एक एक स्कीम जो कर रही हैं यहां पे लॉन्च की गई है, चाहे नवीनीकरण हो, चाहे डिजिटाइजेशन हो, वो सब इस बार भुनाया जाएगा। इस बार तो चलो बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने क्रिएटर अवार्ड भी दे दिए, आप समझ रहे हो? तो यहां पे जो क्रिएटर्स हैं, मतलब किसी को नहीं छोड़ा है, ये होती है जबरदस्त स्ट्रैटेजी। हालांकि राहुल गांधी भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी आगे हैं। वो भी डिजिटल क्रिएटर्स को इंटरव्यूज देते हैं, उनके साथ जो है वो ट्रैवल करते हैं, उनकी भी अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन मुझे लगता है जहां पे ऑपोजिशन बहुत बुरी तरीके से फेल होता है, जैसे अरविंद केजरीवाल, हमेशा मैं बोलता हूं कि वो जब आम आदमी पार्टी आई थी दिल्ली में, तो एक उन्होंने ना हर किसी को इंटरव्यू दिया था, और ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ था, और अभी भी वो यही करेंगे, और सबको चुप करा दिया, है ना? चाहे आज तक हो, चाहे रिपब्लिक हो, कोई भी हो, उनके अगेंस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन उनको इंटरव्यू देके उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे उनको चुप करा दिया। ये काम राहुल गांधी कर सकते हैं। राहुल गांधी का भी इंटरव्यू, बहुत कम इंटरव्यू वो देखते हुए दिखते हैं जो कि उनके खिलाफ जाता है। नरेंद्र मोदी भी इंटरव्यू नहीं देते हैं, लेकिन अब इलेक्शन आ रहा है, अब वो इंटरव्यू देंगे, ठीक है, और संपर्क में भी रहेंगे। तो वही बात है कि ये जो इलेक्शन है, एक तरफ तो पूरा का पूरा अलायंस खड़ा है जो कि स्ट्रगल कर रहा है, और दूसरी तरफ एक तगड़ी पॉलिटिकल मशीन है, ठीक है। हालांकि चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, कोई कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले 45 दिन किस तरीके से होते, क्योंकि 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू होगी, उसके बाद भी फेजेस में वोटिंग होगी, लेकिन क्या होगा, कौन किसको टारगेट करेगा, अब आएगा मजा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहां पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, हमारी जितनी भी लेक्चर्स की पीपीटीज होती है ना, उसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।